हेलो एवरीवन। नाउ क्लियर। एक्चुअली एंड हो गई थी क्लास आप लोगों की। अभी बताओ मुझे, अभी शो हो रहा है? गुड इवनिंग सभी को। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम चल रही है ऐप पे। एक तो अनाउंसमेंट भी नहीं हो रही एक दो दिन से, और इससे पहले मैंने क्लास की थी आप लोगों की, वो गलती से मुझसे ही एंड हो गया था, बट स्टूडेंट ही ज्वाइन नहीं हो रहे थे। ओनली 5 स्टूडेंट थे, तो वो मैं चेक करने के लिए देख रही थी कि क्या प्रॉब्लम हुई है। ज्वाइन हो जाओ प्लीज अभी सारे, वैसे हमारा टाइम काफी वेस्ट हो चुका है। हाँ, अभी स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं। इससे पहले भी क्लास आप लोगों की चल रही थी, फिर अगेन मैंने एंड करके दोबारा से स्टार्ट की है क्लास। ओनली 5 स्टूडेंट ज्वाइन थे। 7 PM आपकी क्लास स्टार्ट कर दी थी मैंने। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हुई थी। क्या नोटिफिकेशन नहीं आई थी आप लोगों के पास क्लास की? गुड इवनिंग जी सभी को, गुड इवनिंग। हाउ आर यू ऑल, कैसे हैं आप सभी? नोटिफिकेशन नहीं आई थी क्या? ज्वाइन होने की ऑप्शन नहीं आ रही थी आप लोगों के पास? अभी हुए सभी ज्वाइन। इससे पहले तो ओनली 5 स्टूडेंट थे, उसके बाद ना कोई ज्वाइन हो रहा था, ना किसी का मैसेज आ रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। नो मैम, नो मैम, कोई नोटिफिकेशन नहीं आई थी। लाइव होने का भी नहीं आ रहा था, क्लास ज्वाइन होने के लिए भी नहीं आ रहा था। ओ, तो फिर ऐप में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी फिर तो। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। किसी का कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछ लो, क्योंकि आज वैसे ही काफी लेट हो चुके हैं हम। कोई भी डाउट है आप लोगों का तो पूछ लो एक बार। एनी डाउट? मैसेज शो नहीं होगा, 1 मिनट फोन पे ज्वाइन कर लूँ मैं। स्टार्ट कीजिए। ओके ओके, ठीक है स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लेट हो गए। इससे पहले भी आप लोगों की क्लास आज की थी मैंने, बट कोई भी स्टूडेंट नहीं आ रहा था। ओनली 5 स्टूडेंट ज्वाइन थे उस टाइम पे। हाँ ठीक है, अभी सबको क्लियर है ना? हाँ, काफी स्टूडेंट आ गए अभी तो। ओके, ये तो आपको पता ही है यूट्यूब का क्लासेस क्या है। इस मंडे को देखो, कल आपका संडे है, प्लीज कल संडे है तो रिवीजन कर लेना सभी ने। और मंडे को आपका PYQs में करवाऊंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 और 2022 के। किसके होंगे? आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के होंगे। क्लियर है? तो रिवीजन करके आना। PYQs कल आप लोगों के पास संडे है, कल आप फ्री होंगे, मीन्स मेरी तो कोई क्लास नहीं होगी कल। एंड आपकी ऐप पर तो आपको पता ही है 7 PM to 8 PM क्लास होती है। और आज थोड़ा सा हम लेट हो गए बिकॉज ऑफ टेक्निकल एरर बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ज्वाइन ही नहीं हो पा रहे थे क्लास में स्टूडेंट, इसलिए मुझे दोबारा से क्लास का शेड्यूल बनाना पड़ा। ओके जी, गुड। तो आज हम करने वाले हैं जनरेशंस। ठीक है, ये चल रहा है जी आपका यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड में आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। और ये किस किस के लिए बेनिफिट है? नेट के लिए, JRF के लिए, आपका सेट, और B.Ed के लिए। ठीक है, अगर B.Ed के भी कोई एंट्रेंस की तैयारी कर रहा हो, बीच बीच में कम्युनिकेशन के भी लिए आया करो। कम्युनिकेशन का तो रिवीजन होगा ना जब आपका, परमदीप जी, जब आपका रिवीजन होगा ना उस टाइम करेंगे हम। ठीक है, उस टाइम हम पूरे यूनिट्स को, जो मेरे पास 5 यूनिट है, सारे यूनिट्स के करवाऊंगे आपको PYQs। बट अभी साथ साथ चलने दो, जैसे आप लोगों का थ्योरी चलती है उसके MCQs चलने दो। ठीक है, इसके बाद आपका रिसर्च स्टार्ट करेंगे, फिर रिसर्च के करेंगे PYQs, फिर आपका पीपल एंड डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे, फिर उसके PYQs करेंगे। ठीक है, प्लीज नेक्स्ट क्लास है पेपर 2 की। हाँ हाँ, वही मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो ये आपका यूनिट 1 नेट JRF सेट B.Ed के लिए, ये आप लोगों की इंपॉर्टेंट है। यूनिट 1 हम पढ़ रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, और यहाँ पर हम कर रहे थे जनरेशन। ओके, कल हमने की थी कौन सी जनरेशन? ग्रेटेस्ट जनरेशन की थी हमने कल, जो आपकी बॉर्न सिरका। सिरका का मतलब क्या बताया था आपको? लगभग 1901 से लेकर 1924 के बीच थे। अगर हम इन लोगों की बात करें या फिर इस समूह की बात करें, तो ये कैसी जनरेशन थी? जो आपके देशभक्त लोग जैसे होते हैं ना, मीन्स अपनी कंट्री से प्यार करने वाले लोग, और लॉयल थे ये लोग, मोटिवेटेड थे ये लोग। ठीक है, लॉयल थे, मोटिवेटेड थे, इस तरह के लोग थे आप लोगों के ये, जो आपकी ग्रेटेस्ट जनरेशन थी। और भी कोई रिप्लाई करेगा? कैसे लोग थे ग्रेटेस्ट जनरेशन में? किस तरह का समूह था? और यहाँ पर आपकी कब ये, एक तो ग्रेट ग्रेट डिप्रेशन था उस टाइम। क्यों था डिप्रेशन? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की जनरेशन थी ये। क्लियर है? वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम की जनरेशन थी। और GI के नाम से भी इसको डिनोट किया जाता है, GI जनरेशन भी इसको बोला जाता है, वर्ल्ड वॉर 2। ये हम कल कर चुके हैं। ओके, द इंडिविजुअल हैव ऑफ्टन पेट्रियोटिक मीन्स देशभक्त टीम प्लेयर थे। ओके,
ये वाला स्ट्रॉन्ग मोर एथिक्स था। और आप लोगों का फ्रूगल मीन्स कि जितनी आवश्यकता हो उतना ही खर्च करते थे, वो चाहे फूड हो चाहे मनी हो। और लॉयल, कमिटेड एंड लॉयल, ठीक है, कि जो बात बोली है उसे पूरा करेंगे, वफादार रहेंगे, इस तरह का समूह था आप लोगों का। तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये सारा ही, ठीक है। यहाँ से कुछ भी पूछा जा सकता है। और वहां पे जनरेशन दी जाएगी फिर आपको, जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई, जनरेशन जी, या फिर आपकी ग्रेटेस्ट जनरेशन। और यहाँ पे ये जो करेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको पढ़ाया है ये पूछे जा सकते हैं कि अगर पेट्रियोटिक की बात करें तो वो जनरेशन एक्स में था, जनरेशन वाई में था, जनरेशन जी में था, या फिर जीआई में था, ग्रेटेस्ट जनरेशन में था। और अगर डिप्रेशन की और वर्ल्ड वॉर सेकेंड की बात करें तो ये भी बन सकता है, यहाँ से क्वेश्चन किसी भी तरह से बन सकता है, तो वो भी आ जाएगा आपका ग्रेटेस्ट जनरेशन में। ओके, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। और एक और क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ईयर पूछा जा सकता है आप लोगों से कि कौन सा जनरेशन किस ईयर में थी। क्लियर है जी सभी को, यस या नो? देशभक्त थे, हाँ जी, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट जनरेशन हम देखते हैं साइलेंट जनरेशन। साइलेंट जनरेशन अभी हम देखेंगे। जो आपकी साइलेंट जनरेशन थी, फर्स्ट ऑफ ऑल द साइलेंट जनरेशन रेफर्स टू पीपल हु वर बोर्न बिटवीन 1925 एंड 1945। साइलेंट जनरेशन के लोग थे जो 1925 से लेकर बॉर्न हुए हैं आपके, और किसके बीच में है, 1945। क्लियर है? मूक पीढ़ी साइलेंट जनरेशन उन लोगों को संदर्भित करता है जिनका जन्म 1925 और 1945 के बीच में हुआ है। और अगर हम साइलेंट जनरेशन की बात करें तो ये लोग कैसे थे? द चिल्ड्रन हु ग्रू अप ड्यूरिंग दिस टाइम वर्कड वेरी हार्ड एंड कीप्ट क्वाइट। ये लोग ऐसे थे इस दौरान, जो बच्चे बड़े हुए उन्होंने बहुत मेहनत की और चुप रहते थे। मीन्स की मेहनती थे बट चुप रहते थे, ज्यादा बोलते नहीं थे, चुपचाप रहते थे। आमतौर पर यह समझा जाता है कि बच्चों को देखा जाना चाहिए, सुना नहीं जाना चाहिए। क्लियर है? हाँ, वेरी गुड मोहम्मद जी। जो आपकी जनरेशन, अगर हम जीआई की, कल मैंने आपको एक्स्ट्रा देखो बताया था, डिसिप्लिन थे आपके, डिटरमाइंड थे और रेजिलेंस थे। पीपल इन ग्रेट डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन भी था यहाँ पर, और वर्ल्ड वॉर सेकेंड भी था यहाँ पर। वेरी गुड मोहम्मद जी, ये एक्स्ट्रा चीज मैंने आपको बताई थी कल। और अगर हम साइलेंट जनरेशन में बात करें, अभी सिंपल से करेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें, तो एक तो ये ट्रेडिशनल टाइप के लोग थे। ट्रेडिशनल समझते हो ना आप, जो परंपराओं को फॉलो करते हैं, ट्रेडिशनल टाइप के लोग थे। ये लिख लेना प्लीज, ये आप लोगों को ऐसे नहीं मिलेगा, पीडीएफ में नहीं मिलने वाला ये, ठीक है। ट्रेडिशनल हो गए और पेशेंस हो गए, ठीक है। पेशेंस था मीन्स इनके अंदर, अब जैसे कि बहुत मेहनत करते थे पर रहते थे चुप, तो इट मीन्स की पेशेंस था इनके अंदर। और रिस्पॉन्सिबल हो गए, इंपॉर्टेंट है ये जो मैं करेक्टरिस्टिक बता रही हूँ आपको, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। मीन्स कि जो साइलेंट जनरेशन के लोग थे या फिर जो इस ग्रुप के लोग थे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या याद रखोगे, 1925, बिटवीन 1925 एंड आपका 1945। लिख लो प्लीज, साथ में सभी नोट डाउन कर लो अपने पास। मैम ये मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि इससे पहले ये कभी पढ़ा नहीं, तो इससे क्वेश्चन कैसे बनेगा? सुनीता पाल जी, मैंने बताया कि इससे देखो जो आपको क्वेश्चन बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे ये पूछा जा सकता है कि ग्रेटेस्ट जनरेशन का ईयर पूछा जा सकता है 1901 से लेकर 1924, ठीक है, जो हमने कल किया। या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो ग्रेटेस्ट जनरेशन थी उसमें किस तरह के लोग थे, किस तरह का समूह था। तो अगर हम बात करें तो वहां पर इस तरह के लोग थे कि वो देशभक्ति टाइप के लोग थे, जो अपनी कंट्री से प्यार करते थे और लॉयल थे, मोटिवेटेड थे और एथिकली मीन्स एथिकल थे, डिसिप्लिन थे, अनुशासन फॉलो करते थे, डिटरमाइंड थे। मीन्स कि जो उन्होंने काम करना है उन्होंने वो काम करना है, पूरी लगन के साथ करना है उन्होंने वो काम, क्योंकि मोटिवेटेड थे। और साथ के साथ अगर हम बात करें तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम थे ग्रेटेस्ट जनरेशन। क्लियर है? और वहां पर ग्रेटेस्ट डिप्रेशन भी था। और अगर हम डिप्रेशन की बात करें तो डिप्रेशन क्यों था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम में था वो। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, रेजिलेंस, डिटर्मिनेशन और आप लोगों का डिसिप्लिन। तीन चीजें ये याद रखोगे, पेट्रियोटिक और मोटिवेटेड, एथिकली और आपका फ्रूगल। फ्रूगल का मीनिंग भी बताया था कल आप लोगों को कि मीन्स जितनी आवश्यकता है धन की, मनी की या फूड की, वो उतना ही यूज करते थे।
उसके अलावा नहीं। क्लियर है? ओके, वेरी गुड। और अगर साइलेंट जनरेशन की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, टू द पॉइंट आप लोगों को बता रही हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन बनेगा और आपको कितनी चीजें आनी चाहिए। साइलेंट जनरेशन की देखो यहाँ पे ना रिवीजन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये फैक्चुअल क्वेश्चन बनेंगे। आपको जो फैक्ट है वो आपको एज इट इज याद करने होंगे, एज इट इज, ठीक है। और हो जाएगा, कोई ज्यादा टफ नहीं है। अगर आप मीन्स यहाँ से देखो, एक तो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बन सकता है, या फिर वन लीनियर भी बन सकता है। ग्रेटेस्ट जनरेशन का ईयर आपको साइलेंट जनरेशन में दे दिया जाएगा, साइलेंट जनरेशन का ईयर आपको ग्रेटेस्ट जनरेशन में दिया जाएगा। अगर घुमाएंगे फिर आएंगे, स्टेटमेंट बेस्ड भी करेंगे। क्लियर है? अब देखो, जो साइलेंट जनरेशन के लोग थे, ये थे बिटवीन 1925 एंड 1945। फर्स्ट ऑफ ऑल ये याद रखोगे। और क्या याद रखोगे? ड्यूरिंग दिस टाइम वर्कड वेरी हार्ड एंड केप्ट क्वाइट। मेहनती लोग थे पर चुपचाप रहते थे। और अगर इसकी बात करें, ठीक है, और एक चीज है यहाँ पे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रेडिशनल को फॉलो करते थे ज्यादातर, कि हाँ जो भी हमारी रीति रिवाजें हैं हम उसको एज इट इज फॉलो करेंगे। बट ये ट्रेडिशनल टाइप थे, जैसे रूढ़िवादी लोग जिनको बोला जाता है, ट्रेडिशनल, ठीक है, रूढ़िवादी लोग थे ये। और रिस्पॉन्सिबल थे, कि हाँ अपने काम के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर है? और पेशेंस था इनके अंदर। और अगर हम निमोनिक बनाएंगे तो मेहनत तो करते थे बट चुपचाप रहते थे, मीन्स की पेशेंस था इनके अंदर, सहन क्षमता थी इनके अंदर। साइलेंट जनरेशन सेकेंड वर्ड के टाइम हुआ नहीं, सेकेंड वर्ड के टाइम नहीं हुआ आपका साइलेंट, आपका ग्रेटेस्ट जनरेशन हुआ है सेकेंड वर्ड के टाइम। ग्रेटेस्ट जनरेशन को बोला गया है सेकेंड वॉर के टाइम। एग्जाम में अगर सेकेंड वॉर के टाइम में जो जनरेशन थी वो आपकी ग्रेटेस्ट जनरेशन थी। और साइलेंट जनरेशन में आप इतना याद रखोगे, एक तो इसका ईयर याद रखोगे, साथ में ट्रेडिशनल, रिस्पॉन्सिबल एंड पेशेंस। मेहनती थे और बट चुपचाप रहते थे। नेक्स्ट देखिए, बेबी बूमर। नेक्स्ट जनरेशन पे आए, बेबी बूमर। क्लियर है? साइलेंट जनरेशन, साइलेंट जनरेशन 1925 पीपल आर ट्रेडिशनल, हैविंग पेशेंस, रिस्पॉन्सिबल, हार्ड वर्किंग, स्टे kept क्वाइट, कॉमनली अंडरस्टूड, चिल्ड्रन शुड बी इन सीन नॉट हियर। वेरी गुड मोहम्मद जी, आप तो ग्रेट हो। वेरी गुड, ऐसे लिखा करो प्लीज, सारे नोट डाउन कर लिया करो अपनी नोटबुक में भी। अब देखो, बेबी बूमर्स। बेबी बूमर इज अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब अ पर्सन बॉर्न। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहां से क्वेश्चन बन जाएगा आपका, कौन सी जनरेशन के ये बेबी बूमर? 1946 एंड 1964, जो कि 1946 और 1964 के बीच में पैदा हुए हैं, उनको बोला जाता है बेबी बूमर। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आया है, बेबी बूमर। जन्म दर में तेजी, ये जो समय था यहाँ पर क्या हो रहा था कि जन्म दर में बहुत ज्यादा तेजी हो रही थी, मीन्स की बर्थ रेट जो था, अगर हम सिंपली बात करें तो जो बर्थ रेट था वो इंक्रीज हो रहा था इस पीरियड में, इस जनरेशन में, इस जनरेशन के समूह में। The baby boomer generation makes up a substantial portion of the world's population, especially in developed nation. Developed जो nation थे वहां पर ज्यादातर विकास हुआ है, बर्थ रेट का इंक्रीज हुआ है। As the largest generation group in US history, ठीक है, ये खास नहीं है, continue to have significant impact on the economy. बेबी बूमर पीढ़ी दुनिया की आबादी एक बड़ा हिस्सा है, खासकर विकसित देशों में। अमेरिकी इतिहास में सबसे बड़े पीढ़ीगत समूह के रूप में बेबी बूमर का अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है और अब भी पड़ रहा है। 1946 और 1964 की अगर हम बात करें तो इस जनरेशन में क्या था कि बर्थ रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ था। कहाँ इंक्रीज हुआ था? स्पेशली आपका डेवलप्ड नेशन में। और उसका ज्यादातर इफेक्ट क्या पड़ा था? अर्थव्यवस्था पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था बेबी बूमर्स का। वो तो इकोनॉमी में ऑब्वियसली असर होगा ही, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो पॉपुलेशन खाएंगे पिएंगे भी तो कुछ, पैसा भी तो खर्च करेंगे, तो इकोनॉमी में तो आपकी वही सारी चीजें आती हैं। क्लियर है? इकोनॉमी में तो आपकी वही सारी चीजें आती हैं, डिमांड सप्लाई, खाना पीना, फूड, एवरीथिंग। तो बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था इकोनॉमी में बेबी बूमर्स के टाइम पे। और अगर हम यहाँ पर देखें इसके कुछ फीचर्स या फिर कुछ करेक्टरिस्टिक्स अगर आप देखो बेबी बूमर्स के, बेबी बूमर रेफर टू अ मेंबर ऑफ जनरेशन बॉर्न बिटवीन द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। ये है एंड। अब यहाँ पर आपको एनटीए वाले कंफ्यूज कर सकते हैं। अगर हम एंड की बात करें तो बेबी बूमर है, और अगर हम वर्ल्ड वॉर सेकेंड टाइम की बात करें कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम, ठीक है, टाइम कौन सी जनरेशन थी आपकी? वर्ल्ड वॉर सेकेंड के टाइम कौन सी जनरेशन थी? प्लीज सभी रिप्लाई करें।
बेबी बूमर्स के इनको पेरेंट्स भी कहा जाता है, ग्रेटेस्ट जनरेशन को, कल हमने पढ़ा था ये। मीन्स पेरेंट्स का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि मीन्स उनके पूर्वज बोल सकते हैं हम एक तरह से, समूह ग्रेटेस्ट जनरेशन। और अगर हम एंड की बात करें, ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, एंड of World War II and the mid 1960s. Because of their large numbers and the relative prosperity of US economy during their working careers, baby boomer as a group remain economically and politically, अब देखो economically and politically influential। उनकी बड़ी संख्या और उनके कामकाजी करियर के दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था की सापेक्ष समृद्धि के कारण एक समूह के रूप में बेबी बूमर आर्थिक और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली बने हुए थे। ये वाली लाइन भी इंपॉर्टेंट है, आर्थिक और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली हुए ये बेबी बूमर। बर्थ रेट इंक्रीज हो गया तो क्या निमोनिक बनाएंगे, जब बर्थ रेट इंक्रीज होगा, क्लियर है, तो फिर आपकी कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमिक चीजें भी इंक्रीज हो जाएगी, इकोनॉमिकली अर्थव्यवस्था पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, खर्चा बढ़ जाएगा ना, तो फिर उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, उसका डिमांड एंड सप्लाई पे प्रभाव पड़ेगा। अर्थव्यवस्था में आपकी ये चीजें तो आती है, पॉलिटिकली भी उसका प्रभाव पड़ेगा। बट एज मोर एज बेबी बूमर रीच रिटायरमेंट एज, मैनी आर फेसिंग सीरियस फाइनेंशियल चैलेंजेस, और फाइनेंशियली चैलेंजेस भी इनको देखने पड़े बेबी बूमर्स को। सेवानिवृत्त की आयु तक पहुंचते हैं, कई लोगों को गंभीर वित्तीय चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। जो बेबी बूमर के समूह की बात हो रही है या फिर उसके करेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है यहाँ पर। ओके जी, बस जो सिंपल सिंपल लाइंस होती है ना, देखो वो पकड़ना होता है, कीवर्ड पकड़ना होता है, क्लियर है, और ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं एज इट इज। मैंने बोला है आपको कई बार, कीवर्ड पकड़ो, सिंपल सिंपल लाइंस को पकड़ो, और ऐसे कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। बेबी बूमर हो गया हमारा, इसका करेक्टरिस्टिक बता दूं मैं कुछ। कॉन्फिडेंट थे ये, और सोशलेबल थे ये आपके, और कम्पिटिटिव थे ये। कहाँ लिखे, स्पेस, कम्पिटिटिव मीन्स की कंपटीशन करने वाले एक तरह से, ठीक है। कम्पिटिटिव थे आप लोगों के, कॉन्फिडेंट मीन्स कॉन्फिडेंट थे ये, इनमें कॉन्फिडेंस था, और सोशलेबल थे, ठीक है। मीन्स सोसाइटी के लिए कुछ करना, सोशल के लिए कुछ करना। सोशल का मतलब क्या होता है, पूरे समाज को देखकर चलना एक तरह से, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अल्फा आएगा, जी आएगा, वो ऐसे लोग थे जो सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ अवेयरनेस थे, कि मीन्स अपने आप को चेंज करो बस। कम्पिटेटिव, कॉन्फिडेंट एंड सोशलेबल, ठीक है, सोशलेबल, सोशल, ठीक है। इसके ना नोट्स बना लेना प्लीज, दो दो चार चार लाइनों में लिखना, जितना जितना मैं अंडरलाइन कर रही हूँ बस वही लिखना। ईयर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ईयर इसके इंपॉर्टेंट है, और साथ में ये भी पूछा जाता है कि कौन सी जनरेशन में क्या है, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट, ये ना किसी शिफ्ट में आएगा, क्लियर है। आपको पता है 82 शिफ्ट होती है आपकी पेपर 1 की, बट पढ़ना तो हमें सारा पड़ता है, कौन सी शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन आ जाए हमें नहीं पता, तो इसलिए हमें पूरा सिलेबस पढ़ना पड़ता है। 82 शिफ्ट है तो किसी न किसी शिफ्ट में तो आएगा ये। अब देखो, कम्पिटिट, कॉन्फिडेंट, और आपका कंपिटेंट, कॉन्फिडेंट, और आपका सोशलेबल। नेक्स्ट है आपका साइलेंट, अच्छा ग्रेटेस्ट में बेबी बूमर्स के। अब देखो जनरेशन एक्स, यहां से बहुत बार क्वेश्चन बना है, ग्रेटेस्ट जनरेशन से बहुत बार क्वेश्चन बना है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसका ईयर ही पूछा जा सकता है, ठीक है, और पूछा भी गया है बहुत बार। जनरेशन एक्स विच इज समटाइम शॉर्टेंड टू जनरेशन एक्स इज द नेम गिवन टू जनरेशन ऑफ अमेरिकन। अब ये याद रखना प्लीज, अमेरिकन बॉर्न बिटवीन द मिड 1960 एंड द अर्ली 1980s, ठीक है, 1960 और 1980 ये बीच में जनरेशन एक्स वाले थे। 1960 से लेकर 1980 मीन्स अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स की जनरेशन की बात हो रही है यहाँ पर, ओके। हाँ, साथ के साथ करो, ये थोड़ा सा ना आप लोगों को मीन्स पॉइंट टू पॉइंट नोट करना पड़ेगा। और अगर हम पॉइंट टू पॉइंट की बात करें तो वो क्या होता है, किसको बोला जाता है पॉइंट टू पॉइंट, कंक्रीट को,
कंक्रीट को बोला जाता है पॉइंट टू पॉइंट, कि मीन्स जो पॉइंट है उसको एज इट इज आपको करना पड़ेगा। ईयर है तो वो तो देखो एज इट इज उसको करना पड़ेगा। ये वाला तो रहने दो, ये इतना खास नहीं है, जो रिसर्चर्स है डेमोग्राफर्स है, ठीक है, यहाँ से तो क्या ही पूछ पाएगा। बट ये वाला देखो आप, जनरेशन एक्स फॉलो द बेबी बूम जनरेशन proceed जनरेशन वाई फॉर द मिलीनियन जनरेशन और द मिलीनियन जनरेशन, ये भी पढ़ाएंगे अभी जनरेशन एक्स। सबसे पहले आप जनरेशन वाई भी पढ़ाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप जनरेशन एक्स क्लियरिफाई करो। अगर हम हिंदी में देखें, पीढ़ी जनरेशन एक्स में शामिल सटीक वर्ष अलग अलग होते हैं। उदाहरण के कुछ शोधकर्ता जनसांख्यिकीवाद विलियम स्ट्रॉस और नील 1961 से 1981 तक बताते हैं, जबकि गैल्प इन्होंने ये बताया कि जो डिफरेंट रिसर्चर्स है ना, वो बता रहे हैं कि जो जनरेशन एक्स है वो है 1961 से 1981 तक, और जो जबकि ग्लैप, ठीक है, ग्लैप जो बता रहे वो बता रहे 1965 से 1979 के बीच में रखता है। बट आपका जो ये वाला रहेगा इंपॉर्टेंट, ठीक है, 1960 और 1980 ये रहेगा आपका इंपॉर्टेंट। अगर देखो यहाँ से अगर आपको वॉइस ब्रेक पीपीटी ब्लर मैम, बाकी लिख देंगे मैम, नो वॉइस। क्यों वॉइस नहीं आ रही है क्या मेरी, ऐसा क्यों हो गया? अभी आ रही है वॉइस, क्लियर है अभी वॉइस? वॉइस आ रही है? पीपीटी ब्लर, वॉइस ब्रेक पीपीटी ब्लर, कट कट के आ रही है मैम। क्लियर क्लियर, यस, ठीक है, ओके। तो मेन आप याद रखोगे इन ईयर्स को। मीन्स देखो, अगर ना जो हमने स्टार्टिंग में देखा था ना, ये वाला चार्ट था आपका इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये वाला चार्ट। अगर यहाँ से ईयर के हिसाब से आपसे क्वेश्चन बनेगा भी तो इसके आसपास होगा, 1901 से 1924। इसको कैसे लिखा जा सकता है, 1900 से 1922 तक, क्योंकि डिफरेंट स्कॉलर्स का डिफरेंट मानना था, डिफरेंट रिसर्चर का डिफरेंट मानना था। जैसे कि उन्होंने जनरेशन एक्स में बताया, यहाँ पे तो बताया 1965 से 1980, और वहां पे क्या बताया है 1979 तक, ठीक है। दो स्कॉलर्स थे या फिर दो रिसर्चर्स थे जिन्होंने रिसर्च की थी जनरेशन एक्स पर। इन्होंने क्या बताया 1965 से 1979, ठीक है, और यहाँ पे 1961 से 1981, ये डिफरेंट थे दोनों। मैम इंग्लिश में तो अमेरिकन आ रहा है, बट हिंदी में ये वर्ड कहीं नहीं है। एक मिनट, हिंदी में क्यों नहीं है? पीढ़ी जनरेशन एक्स में शामिल स्टीक वर्ष अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए शोधकर्ता विलियम स्ट्रॉस और नील, हाँ हिंदी में तो नहीं है। एक मिनट देखते हैं, होगा तो होगा। 1961 से 1980 तक बताते, जबकि क्लैप जन्म वर्ष 1965 से 1900 के बीच में बताते। ये इंपॉर्टेंट नहीं है खास, ठीक है, लेकिन सभी इस बात से सहमत है कि जनरेशन एक्स बेबी बूम पीढ़ी का अनुसरण करते हैं और पीढ़ी वाई से पहले आता है। हाँ यहाँ नहीं दिया इन्होंने हिंदी में, पता नहीं, ट्रांसलेट तो किया था मैंने। अच्छा ये वाली लाइन नहीं हुई है क्या फिर? ये वाली लाइन अलग अलग हो सकती है, अमेरिकन कर देना हिंदी में भी, ठीक है। अब देखो इंडिया चाहे आप हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो सेम रहने वाला है, अमेरिका चाहे हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो सेम रहने वाला है, ओके। हाँ 1960 से 1980 कर लेना, ओके। अब मान लो वो 1961 दे 1981 दे, तो ये आपको पता लग जाएगा ईयर में, क्योंकि वहां पे ना ईयर इतने आसपास नहीं दिए गए होंगे। अगर मान लो आपसे जनरेशन एक्स का पूछा जाता है फॉर एग्जाम्पल कि जनरेशन एक्स का आप ईयर बताओ, और वन लीनियर में सपोज आपका क्वेश्चन बनता है, तो वो पता है क्या करेंगे, वो देंगे ग्रेटेस्ट जनरेशन का 1901 से लेकर 1924 वाला, वो देंगे साइलेंट जनरेशन का 1925 से लेकर 1945 वाला, वो देंगे आपका वाई जनरेशन का जितना भी अभी हम पढ़ेंगे। तो जनरेशन एक्स का अगर देंगे तो 1960 से 1980। अब सारी अलग अलग है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा राइट आंसर। इस तरह से क्वेश्चन बनेगा। ईयर भी चेंज है, हाँ ईयर भी चेंज है हिंदी में। 1961 90 नहीं, ईयर तो सेम है, 1961 1981 1965 1970, नहीं ईयर तो सेम है, ईयर तो सेम है। बट मैंने क्या बोला है कि आपको क्या याद रखना है, 1960 1980, बस इतना याद रखो, इसके आसपास ही पूछा जाएगा आपसे। हाँ एक लाइन मिसिंग है इसमें, एक लाइन मिसिंग है। अब देखो अगर हम जनरेशन एक्स की बात करते हैं तो सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊं आपको, इतना मत पढ़ना, ठीक है, इसको रहने दो। सिंपल लैंग्वेज में बात करते हैं, इसको रहने दो,
क्योंकि मैंने जब रिसर्च किया था इस पे, यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं बने हैं आप लोगों के, और जो मैं पढ़ाने वाली हूँ ना, एक एक शब्द में पढ़ाऊंगी, वो इसी से ही मेल जोल करता है, मीन्स इसके जैसा ही। अगर हम जनरेशन एक्स की बात करें, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखोगे आप, तो स्पेस नहीं है यहाँ पे, इंडिपेंडेंट। अब देखो निमोनिक क्या बनाओगे, निमोनिक क्या बनाओगे आप, कि जो आपके पेरेंट्स है ना वो इंडिपेंडेंट है, वो आप पे डिपेंड नहीं है, ये निमोनिक बनाओगे जनरेशन एक्स। जनरेशन एक्स का क्या निमोनिक बनाओगे आप, मीन्स एक एग्जांपल अपने लिए याद करने के लिए, कि जो आपके पेरेंट्स है वो जनरेशन एक्स के हैं, क्लियर है, जो आपके पेरेंट्स है जनरेशन एक्स के और वो इंडिपेंडेंट है, मीन्स कि वो खुद कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, आप थोड़ी उनके लिए कुछ कर रहे हो कि आप उनको कमा के खिला रहे हो, ये निमोनिक बना लो। और स्केप्टिकल थे ये, मीन्स डाउट भी रहता था इनको कहीं ना कहीं, कुछ बातों को, कुछ चीजों को लेकर, स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का मतलब होता है कि जब हम थोड़ा डाउट में होते हैं, थोड़ी हमें शंकाएं होती है। अब सपोज इसका क्या निमोनिक बनाओगे, कि जो आपके पेरेंट्स है ना वो आप पर डाउट करते हैं कि पता नहीं इसका क्या होना है, कुछ बन जाओगे नहीं बनोगे। फ्लेक्सिबल थे, थोड़े फ्री भी रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हाँ फिक्स्ड है पूरी तरह से, मीन्स आपको इन्होंने थोड़ा फ्री भी रखा है आपके पेरेंट्स ने, ये निमोनिक बनाओगे याद रखने के लिए आपको, ठीक है। फ्लेक्सिबल, कि फ्लेक्सिबल है आपके लिए इस जनरेशन में आपके पेरेंट्स। और अगर हम पहले की बात करें तो पहले तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड होते थे, अब तो फ्रेंड की तरह पेरेंट्स रहते हैं, फ्लेक्सिबल है। कितनी चीजें होगी, इंडिपेंडेंट हो गया, स्केप्टिकल हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया, तीन चीजें होगी ना आपकी जनरेशन एक्स में। और क्या है, मेंटेनिंग वर्क लाइफ बैलेंस। अब जो आपके पेरेंट्स है ना वो अपनी वर्क लाइफ के बैलेंस मीन्स मेंटेन करके रखते हैं अपने वर्क लाइफ के बैलेंस को। और अगर आप देखो ग्रेटेस्ट जनरेशन से कितना ज्यादा चेंज आ गया जनरेशन एक्स तक, काफी चेंज आया ना, यस या नो। ग्रेटेस्ट जनरेशन के लोग तो ऐसे थे कि बहुत ज्यादा देशभक्ति टाइप के लोग थे, लॉयल थे, मोटिवेटेड थे, ठीक है। और उनके पास जो पैसा था, मीन्स की जो बस उनको उतना ही चाहिए था जितनी उनकी आवश्यकता हो। साइलेंट जनरेशन की बात करें तो मेहनती थे नो डाउट, बट क्या हुआ कि चुपचाप रहते थे, मीन्स की पेशेंस था उनके अंदर, ठीक है, कॉम्पिटेटिव थे, पेशेंस था, और कॉन्फिडेंट थे, सोच लेवल थे, कहीं ना कहीं ये भी सोच लेवल थे। और अगर हम इस पर बात करें जनरेशन एक्स पर, तो जनरेशन एक्स के इस तरह के लोग थे कि एक तो ये इंडिपेंडेंट थे, स्केप्टिकल थे, मीन्स डाउट था। अब ये देखो यहाँ पे सोशल का कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ पे फ्लेक्सिबल थे, और मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस, मीन्स इनको अपने काम से मतलब है, एक तरह से देश का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं इनको अपने काम से मतलब है, अपने करियर बनाने से मतलब है। ओके, कामकाजी करियर के माध्यम संभावित कमाई के वर्षों के करीब पहुंच गए थे, अपने करियर बनाने से मतलब था जो आपके पेरेंट्स थे, कि मेरे बच्चे देखने हैं मुझे और मुझे अपना करियर बनाना है। 50 से 44 क्वेश्चंस ठीक हुए थे। कौन से क्वेश्चंस किए आपने इश्कर चौधरी जी, पीवाई क्यूज लगाए थे कि क्विज किया था, कौन से क्वेश्चन किए थे बताना मुझे एक बार। एक लाइन, हाँ एक लाइन मिसिंग, ठीक है। समझ आ गया आपको जनरेशन एक्स, लिख लो प्लीज, अभी नोट डाउन कर लो सभी साथ के साथ ही, साथ के साथ नोट डाउन कर लो, ईयर भी इंपॉर्टेंट है इसके। अब देखो जो आपका मिलीनियन, मिलीनियल्स, मिलीनियल्स, ठीक है, नियल्स, मिलेनियल्स, पेन क्यों नहीं चल रहा, हाँ। अब ये क्या याद रखो कि यहाँ से क्वेश्चन कैसा बना आपका, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पूछा जाता है जो मिलीनियल्स है वो जनरेशन एक्स है, कि जनरेशन वाई है, कि जनरेशन जी है, मीन जेड बोलो, जी बोला जाता है, कि जनरेशन एफ है। तो राइट आंसर आपका जनरेशन क्या हो जाएगा, वाई, इंपॉर्टेंट है ये। और मिलीनियल्स की अगर बात करें तो यहाँ पर इन्होंने जो बताया है कि जनरेशन वाई में अगर हम बात करें तो ये कौन से ईयर में था आपका, 84 से 96 के बीच में शायद आपका जनरेशन है, जनरेशन वाई। ईयर नहीं दिया इन्होंने यहाँ पर, रुको वेट, यहाँ से लेते हैं हम ईयर, मिलीनियन जनरेशन, इसको वाई भी मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वाई भी बोला जाता है, और बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है यहाँ से, ठीक है। मिलीनियल वाई 1980 से, वेरी गुड दीपमाला जी। मिलीनियल 1981 1996 दिया है यहाँ पे, तो बाकी इनके ईयर में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट रिसर्चर्स का डिफरेंट डिफरेंट मानना था। 1981 से 1996, ओके, 1980 से 1994।
अब देखो जो ये वाली जनरेशन है, मैं तो देखो इस जनरेशन की हूँ 96 की, वाई की, ठीक है, और मेरे पेरेंट्स जनरेशन एक्स के हैं, और जो मेरे ग्रैंडफादर है बेबी बूमर्स 1964 नहीं, इस जनरेशन के, वो साइलेंट जनरेशन के मेरे ग्रैंड फादर जो है, ठीक है, मेरे दादा साइलेंट जनरेशन के हैं। 1901 और 1924 वाले को तो मैं जानती नहीं, मीन्स देखा नहीं, जानती तो क्या, पता नहीं उनके बारे में। तो अभी तक जो मैं पीडिया देखती आई हूँ, साइलेंट जनरेशन का भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आइडिया है, बेबी बूमर्स का भी थोड़ा बहुत आइडिया है, जनरेशन एक्स का तो चलो हमारे साथ ही हमारे पेरेंट्स। अब आते हैं जनरेशन वाई पे। अब आ लीजिए आप लोगों के जनरेशन के समूह। ऐसे समझना है चीजों को, ऐसे बहुत ईजी हो जाता है जब हम प्रैक्टिकल चीजों को समझते हैं ना, कि हाँ अपने ऊपर चीजों को लेकर, तो बहुत अच्छे से समझ आता है। मैम ये क्या है, मतलब है मैम, किसका मतलब है 1901 से 1924 वाला? ग्रेटेस्ट जनरेशन आपका देशभक्ति वाले? अच्छा मैं हूँ, भूत तो नहीं आ गया हमारी क्लास में कहीं? हाँ मतलब उनके फीचर्स बताए हैं, आप भी हो सकते हो कि अगर आपके अंदर देशभक्ति की भावना है तो, ठीक है, आप लॉयल हो, देशभक्त हो, मोटिवेटेड हो, तो ये चीजें बताई कि ये समूह में ये फीचर्स होते थे, ग्रेटेस्ट जनरेशन में ये फीचर्स होते थे, या ये उनके करेक्टरिस्टिक्स थे। ओके ठीक है, चलते हैं जनरेशन वाई पे। टाइम होने वाला है क्योंकि आपको और क्लास भी आज आप लोगों की बहुत मुश्किल से मैंने स्टार्ट की। डिजिटल नेटिव पढ़ेंगे। विद द रैपिड एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, अब टेक्नोलॉजी आ गई जी यहाँ पर, बिना फोन के तो मैम हमारा दिन नहीं गुजरता है, ठीक है, टेक्नोलॉजी आ गई यहाँ पे। टेक्नोलॉजी क्या क्या आई, पर्सनल कंप्यूटर है आप लोगों का, ठीक है, और क्या है, लैपटॉप हो गया, एलसीडी हो गया, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी आ गई। अब रैपिड एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, द कमिंग ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट भी आ गया जी अब यहाँ पर। अब देखो 1901 1924 के बीच में तो कहाँ ही था इंटरनेट, वहां तो लाइट भी नहीं होती थी, लोग अंधेरे में, मीन्स अंधेरा होने से पहले पहले खाना खा लेते थे और सो जाते थे, रात को सोते थे। और आज की डेट में क्या है, रात को जागते दिन में सोते हैं। इस समूह के मीन्स ये ना, इनको नेम दिए गए हैं, जनरेशन वाई, जनरेशन एक्स, ये नेम दिए गए हैं, मीन्स इस समूह के लोगों की बात हो रही है, ठीक है, इस समूह के लोगों की बात हो रही है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये नाम दिए, या आपको नेम एज इट इज ऐसे ही याद रखने पड़ेंगे, जनरेशन वाई, जनरेशन एक्स, ग्रेटेस्ट जनरेशन, साइलेंट और बेबी बूमर्स, ये आपको नेम याद रखने पड़ेंगे, नाम दिए गए इनको, क्योंकि नाम हमारे करेक्टर को शो करता है ना, करेक्टर का मतलब है कि नेम बताता है कि हाँ आपका कोई अस्तित्व है, जिसको एनोमा बोला जाता है ग्रीक लैंग्वेज में, नेम को एनोमा बोला जाता है, मीन्स नेम बताता है कि आप अस्तित्व में हो, आपका कोई अस्तित्व है। विदाउट एनी नेम क्या समझोगे, कि विदाउट कोई भी अस्तित्व नहीं है, एनोमा, ठीक है, इसको रहने दो। अभी देखो, इंटरनेट एंड द इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स, जनरेशन वाई केम टू नोन एज डिजिटल नेटिव, इंपॉर्टेंट लाइन नहीं है, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, डिजिटल नेटिव। हिंदी में देखिए, प्रौद्योगिकी के तेजी से आगमन, इंटरनेट के आगमन, इंपॉर्टेंट है ये, मिलेनियल्स ये भी इंपॉर्टेंट है, जनरेशन वाई भी इंपॉर्टेंट है, और साथ के साथ ये, और कंप्यूटर के आविष्कार के साथ जनरेशन वाई को डिजिटल नेटिव के रूप में जाना जाने लगा, मीन्स इस समूह के लोगों को कैसा जाना लगा, डिजिटल रूप में। और क्या निमोनिक बनाओगे कि हम है जी जनरेशन वाई से, मैं तो जनरेशन वाई से हूँ, अब आपका नहीं पता मुझे, मीन्स 1996 का, ठीक है, 1981 टू आपका 1996, हाँ। यहाँ पर क्या है, मिलीनियल्स के रूप में भी जाने जाने वाली यह पीढ़ी नए तकनीकी विकास और तेजी से बदलती सामाजिक व्यवस्था से परिचित होने लगी थी। अब देखो काफी चीजें जो जनरेशन वाई में थी, या जनरेशन वाई के समूह में जो हुआ है, काफी तेजी से चीजें बदली है, सामाजिक व्यवस्था बदली है काफी तेजी से, तकनीकी विकास हुआ है काफी तेजी से, और इस प्रकार छात्रों के अपने शिक्षकों के साथ संबंधों की गतिशीलता बदल गई, छात्रों के अपने शिक्षकों के साथ, ठीक है, गतिशीलता भी बदल गई। ऑनलाइन चीजें यहाँ पर होगी नहीं, ऑनलाइन तो क्या ही हुआ, पर थोड़ा फ्रैंक हो गए थे यहाँ पर, ठीक है, ऑनलाइन तो इसके बाद चला है फिर असली। इंटरनेट वाले हम हैं, हाँ जी, हाँ जी, इंटरनेट वाले आप हो। अब देखो इसके अगर हम सिंपल लैंग्वेज में करें, जनरेशन ये वाला देख लेना, पढ़ लेना, उतना खास भी नहीं है, बट मैं पढ़ा देती हूँ आपको, इसको रहने देते हैं अभी, इतना बड़ा तो क्या ही पढ़ेंगे, वही है, बट सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बताऊँ आपको, जनरेशन वाई की अगर हम बात करें, रिस्क टेकर थे ये, इंपॉर्टेंट है ये, इसलिए करवा रही हूँ, एग्जाम में एज इट इज पूछा जा सकता है। और सेकंड क्या है आपका,
एम्बिशियस अपने काम के प्रति, ठीक है, एम्बिशियस थे। और थर्ड क्या है आपका, सेल्फ कंट्रोल। है आप लोगों के अंदर सेल्फ कंट्रोल? सेल्फ कंट्रोल थे, कंट्रोल्ड। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। जब नोट्स बनाओगे तो बस ऐसे ही बना लेना, एक तो ईयर लिख लेना और एक जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई और साइलेंट जनरेशन, बेबी बूमर्स क्या क्या था इनके अंदर, हल्का हल्का सा मीनिंग लिख लेना। मैम 1996 में इंटरनेट ज्यादा हो गया था क्या? नहीं, ज्यादा तो नहीं हुआ था, बट एक तरह से ना इंटरनेट का क्या हुआ था कि आगमन हो चुका था। ज्यादा तो नहीं, मैंने तो देखो +1 2 के बाद यूज किया होगा शायद इंटरनेट, कॉलेज के बाद ही यूज किया होगा अच्छे ढंग से। तो अच्छे ढंग से समझते हो ना? पहले तो रिचार्ज करवाने पड़ते थे, जब से जियो आया ना तब से इंटरनेट काफी बड़ा है, काफी विकास हुआ इंटरनेट का जियो की वजह से। आदत पड़ गई ना, क्योंकि जियो का कंपनी का ने तो आदत डालनी थी लोगों में नेट चलाने की। आया ही था मैम, हाँ आया ही था। रिस्क, सेल्फ कंट्रोल और एम्बिशियस। ठीक है जी, ये देख लेना खुद। ये टीचर और स्टूडेंट के बारे में ही बताया गया। नए युवाओं के लिए नए कौशल सीखना और बदलते नौकरी माहौल के अनुकूल होना महत्वपूर्ण था। इसमें मीन्स कि यहाँ पे थोड़ा कंपटीशन भी आ गया था इस जनरेशन में, कि नौकरियां पहले तो इजीली मिल जाती थी, वैसे तो नौकरियां करते नहीं थे उस टाइम के लोग, पहले जनरेशन के, बट यहाँ पे नौकरियों की तरफ ध्यान जाना शुरू हुआ। बट नौकरियां थोड़ी टफ हो गई थी, तो जो स्टूडेंट थे उन्होंने ज्यादा पढ़ाई पे थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया इस जनरेशन में, ठीक है। और आधुनिक तकनीकों का भी यहाँ पर क्या हो गया, शामिल किया गया था, ये देख लेना। अब देखो उशरिंग 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 जनरेशन जी। पेन क्यों नहीं चला मेरा? उशरिंग की अगर हम बात करें तो किसी चीज को जानना पूरी, मीन्स उसके अंदर जाकर समझना किसी चीज को, ठीक है। उशरिंग जनरेशन जी, the recent group that comprises the category of student aged between 10 years to 26 year old generation Z. This generation with the oldest born 1995 and youngest in 2010, ठीक है। ये है जी आपकी 1995 से लेकर अगर हम बात करें 2010 तक की। बाकी ईयर देख लेना जो मैंने चार्ट दिया हुआ है, यहाँ पर आगे पीछे हो सकते हैं। और अगर हम यहाँ पे बात करें, वॉज बॉर्न इन एन इन्वायरमेंट ऑफ टैबलेट्स एंड स्मार्टफोन्स। अब ये वो जनरेशन है, जनरेशन जी आप लोगों की, जहां पर क्या था, इन्वायरमेंट एंड स्मार्टफोन थे। मीन्स अभी भी हम हैं, ठीक है। इस ग्रुप के मीन्स की जनरेशन का मतलब ये है कि इन समूहों या फिर इन ग्रुप्स की बात की जा रही है, इनके फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स बताए जा रहे हैं यहाँ पर। तो अभी भी तो है हम, 2010 तक का था ये, ठीक है, अभी भी है हम, पेरेंट्स भी है आपके। अब इस जनरेशन में क्या हुआ था, इन्वायरमेंट कैसा था, जबकि टैबलेट और स्मार्टफोन्स यहाँ पर यूज किए जाने लगे थे, जो इस जनरेशन में पैदा हुए थे लोग, तो उन पे रिसर्च की गई है। दिस जनरेशन इन पर्टिकुलर हैज बीन द वन मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंटरनेट। ये देखो यहाँ पर इंटरनेट हमारे टाइम में भी आ गया था, जनरेशन वाई में, वाई की अगर हम बात करें 1996 की, तो इंटरनेट आ गया था, बट उतना ज्यादा यूज नहीं हो रहा था इंटरनेट का। बट यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होना स्टार्ट हो गया इंटरनेट का। इसके बाद हम जनरेशन अल्फा पढ़ेंगे, जहाँ पे तो बस इंटरनेट इंटरनेट ही इंटरनेट हुआ फिर हर जगह। चार्ट में 1997 2012, हाँ ये डिफरेंट जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने डिफरेंट डेट्स दिए, ये मैंने बताया था आप लोगों को। बट जो एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ना वो आसपास के बनेगा, तो आपको ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट है, ये आपको ऐसे ही याद करने पड़ेंगे। जैसे 2010 यहाँ पे लिखा गया है, और जो चार्ट था आप लोगों के पास वहां पे 2012 लिखा गया है। मीन्स की लगभग, सिरका का मतलब होता है लगभग, सिरका दिया है वहां पे अप्रोक्सीमेटली, लगभग। लगभग का मतलब क्या होता है आपका, जो डेफिनेट नहीं होता है, क्या इतना हो सकता है। हाँ जी, iOS नहीं था इतना। हाँ जी, जी जी जनरेशन हालिया समूह, जिसमें 10 साल से 26 साल की उम्र के बीच के छात्रों की श्रेणी शामिल है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। जनरेशन जी, जेड बोलो, जी बोलो, यह पीढ़ी जिसमें सबसे बड़ा 1995 में पैदा हुआ और सबसे छोटा 2010 में पैदा हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब 2012 कर लो, चाहे फिर 2000, ये क्या बोला था आपने, 1997 कर लो, ये तो अभी इनका क्या ही बोलना है, ये खुद ही कंफ्यूज थे जो रिसर्च कर रहे थे।
टैबलेट और स्मार्टफोन के माहौल में पैदा हुआ था। नहीं, कंफ्यूज तो नहीं थे, जहाँ पे लगभग आ गया इट मीन्स कि वो फिक्स्ड नहीं होता, फिर सिर का लगभग अप्रोक्सीमेटली आ गया तो फिक्स नहीं होता। टैबलेट और स्मार्टफोन के माहौल में पैदा हुआ था। यह पीढ़ी विशेष रूप से इंटरनेट से सबसे अधिक प्रभावित रही है। स्वाभाविक रूप से इसका प्रभाव शिक्षा पर भी पड़ा है। आमतौर पर यह देखा गया है कि मल्टीटास्किंग की जरूरतों को पूरा करने की कोशिशों के परिणाम स्वरूप उनका ध्यान कम हो जाता है। इस पीढ़ी को उल्लेखनीय विशेषता यह है कि वे स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है लाइन। और अगर अब मैं बताऊं आपको सिंपल शब्दों में, मैम पेपर का क्लास दिन में 2 बार होता है, पेपर 1 का भी होता है। एनीवन नो प्लीज कंफर्म। पेपर सेकंड तो नहीं मुझे पता क्या बोल रहे हो आप, बट इतना बता दूं 4 PM 7 PM 9 PM यूट्यूब फ्री, ऐप पेड क्लासेस जो होती है आपकी, ठीक है, 4 PM 7 PM 9 PM, ये है पेपर 1 की टाइमिंग। ओके, ये है पेपर 1 की टाइमिंग। वेडनेसडे टू सैटरडे मेरा होता है, और मंडे भी हो जाती है समटाइम मेरी क्लास, उसमें मैं शेड्यूल या अनाउंसमेंट डाल देती हूँ, अपलोड कर देती हूँ। मैम आज 4 PM की ज्वाइन नहीं हुई। आज शायद मैम ने 1:30 बजे क्लास ली थी, जब मैंने देखा लैपटॉप तो 126 पे उन्होंने क्लास ली है। शेड्यूल तो बनाया था आज, आपने चेक नहीं किया होगा। ऐप प्रॉब्लम दे रहा है, हाँ ऐप में काफी प्रॉब्लम हो रही है, 2 दिन से मैं अनाउंसमेंट भी नहीं कर पा रही हूँ। हाँ 1:30 बजे नहीं हुई। अच्छा 123 पे, हाँ ऐसा कुछ हुई थी आज, 4 बजे नहीं हुई। बिजी होंगी मैम, में भी कुछ काम होगा इसलिए आपकी क्लास जल्दी ली होगी। कौन सा हम देख रहे थे, जनरेशन जी देख रहे थे। अब देखो जनरेशन जी की अगर हम बात करें तो सिंपल लैंग्वेज में क्या लिखोगे, क्रिएटिव। अपने पास प्लीज नोट डाउन कर लेना, ये काम आने वाली चीज है आपकी, किसी न किसी शिफ्ट में तो बनेगा क्वेश्चन यहाँ से। कैसे लोग थे, क्रिएटिव थे ये लोग। और अगर हम सेकंड की बात करें, ओपन माइंडेड लोग थे। और अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें, सेंसिटिव थे। सेंसिटिव, ओपन माइंड, क्रिएटिव, सेंसिटिव, जनरेशन जी। जनरेशन जी अपने पास लिख लेना क्योंकि आपको पीडीएफ में नहीं मिलेगा। क्लियर है, पीडीएफ में नहीं मिलने वाली ये चीजें, इसलिए बोलती हूँ कि क्लास को रिकॉर्डेड देख लिया करो, 2-2 3-3 बार देखो रिकॉर्डेड क्लास को। जब लास्ट में रिवीजन करोगे तो पूरा कोर्सेज को 2-2 3-3 बार देखो। एक दिन में 2-2 3-3 यूनिट पढ़ लेते थे हम, ठीक है। लाइक आपकी कम्युनिकेशन पढ़ ली, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ लिया, रिसर्च पढ़ लिया, इस तरह से। इंक्लूड कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट 10 to 26 ईयर, पीपल आर क्रिएटिव, ओपन माइंडेड एंड सेंसिटिव। हाँ जी। नेक्स्ट, जनरेशन अल्फा एज डिफाइंड एज दोज बॉर्न 2010 से लेकर 2024, बिटवीन 2010 से लेकर 2024 तक के लोग थे जी, बॉर्न हुए हैं जो, मीन्स कि जिनका जन्म हुआ है किसके बीच में, 2010 से लेकर 2024 के बीच में जिनका जन्म हुआ है, ये वो लोग थे जी। जनरेशन अल्फा को 2010-2024 के बीच में पैदा हुए लोगों के रूप में परिभाषित किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका ये इंपॉर्टेंट है, एक ही लाइन। कहीं ना कहीं आपको अल्फा से थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा है कि यार ग्रेट जैसा नहीं लग रहा है अल्फा, ठीक है, अल्फा से ऐसा नहीं लग रहा है ग्रेट जैसा, तो इसका क्या निमोनिक बनाओगे कि ये देखो पुरानी पीढ़ी के या फिर पुरानी पीढ़ी के लोग तो नहीं हो सकते, जनरेशन एक्स जनरेशन वाई के तो नहीं हो सकते, जनरेशन जी के भी नहीं हो सकते, मीन्स कि 2010 से 2024 के बीच, ग्रेटर जैसा शब्द नहीं लग रहा है आपको अल्फा, तो इसका क्या निमोनिक बनाओगे, 2010 से लेकर 2024 के बीच में जो पैदा हुए हैं वो थे आपकी जनरेशन अल्फा। कैसे याद करोगे, जनरेशन एक्स करोगे अपने पेरेंट्स को डिनोट, जनरेशन वाई किसको डिनोट करोगे, निमोनिक बनाने के लिए अपने आप को। क्लियर है। और जनरेशन जी किसको डिनोट करोगे, जो आने वाले टाइम में आपके बच्चे भी हो गए होंगे 2010 में, ठीक है, कोई बड़ा होगा तो फिर उसको डिनोट करोगे। क्लियर है। और जनरेशन अल्फा किसको डिनोट करोगे, 2010 से 2024 तक, ये भी आपके बच्चे ही हो जाएंगे, जिनकी शादियां नहीं हुई है तो 2024 तक तो हो ही जाएंगे। मतलब कुछ भी निमोनिक बना लो, जितना जो भी बना सकते हो, क्रिएटिविटी को यूज करो अपनी, ठीक है। अब देखो जनरेशन अल्फा, अगर हम जनरेशन अल्फा की बात करें तो भाई ये तो जनरेशन जी से तो ऊपर जाएगा, ये जनरेशन वाई से भी ऊपर जाएगा। मोस्ट मेटीरियली एंड
एंड नो जनरेशन एवर द मोस्ट टेक्नोलॉजिकली, यहाँ पे अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी का था वो बहुत ज़्यादा यूज़ होना स्टार्ट हो गया, टेक्नोलॉजी का। अब हर चीज़ ऑनलाइन हो रही है, पता ही है आपको, हर चीज़ ऑनलाइन हो गई है। आज होने वाली थी बट ट्यूटर प्रॉब्लम थी, मैथ्स की क्लास थी। क्लियर है, हर चीज यहाँ पर देखो। जनरेशन अल्फा अब तक की सबसे अधिक भौतिक रूप से संपन्न पीढ़ी है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। भौतिक का क्या मतलब होता है कि जिसमें मटेरियलिस्टिक चीजें होती है, कि अब तो काफी मटेरियल, काफी टेक्नोलॉजी, काफी मशीन्स आ गई हैं। पहले तो देखो घास भी खुद काटना पड़ता था, हर चीज खुद करनी पड़ती थी, अब तो क्या काफी ज्यादा मशीनें आ गई हैं। तो भौतिक का क्या मतलब हो गया, मटेरियल चीजें, मीन्स की मटेरियल आप लोगों को अब काफी मिल गया इस जनरेशन में, काफी चीजें मिल गई, लैपटॉप मिल गया, एंड्रॉइड फोन मिल गए। क्लियर है, काम करने के लिए इतनी सारी मशीनें मिल गई। भौतिक का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास सामान होता है काफी ज्यादा। सबसे अधिक तकनीकी रूप से समझदार पीढ़ी है, समझदार पीढ़ी है जी ये। लगता नहीं वैसे मुझे कि ये समझदार पीढ़ी है। आई डोंट नो वाई, क्यों बोला है इसको समझदार पीढ़ी, आपको देख के तो लगता नहीं है वैसे। अब देखो, और वे किसी भी पिछली पीढ़ी की तुलना में लंबे जीवन काल का आनंद लेंगे। हाँ, आनंद तो सही बात है, पूरा दिन पड़े रहेंगे मैम, कुछ नहीं करना है, खाना पीना है, सोना है, ठीक है, आनंद तो लेना है पूरा। घर वाले कमा रहे हैं, हम तो पड़े रहेंगे, सोए रहेंगे। ओके, आनंद तो लेंगे। निमोनिक बना लिया करो इसको, ठीक है, निमोनिक बना लिया करो, ऐसी चीजें जल्दी याद रहती हैं। अगर तो टेंशन लेके पढ़ोगे, इतना कुछ पढ़ना पड़ेगा, कैसे पढ़ेंगे, कैसे करेंगे, तब तो नहीं होएगा। इंजॉय के साथ पढ़ो। वे लंबे समय तक शिक्षा में रहेंगे। हाँ जी, शिक्षा में भी रहेंगे। चलो आपके फेवर की बात आ गई, अब खुश हो जाओ, खुश हो जाओ अब। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में नहीं हो, वहां मैसेज पढ़ लो। अच्छा, अब खुश हो जाओ जी। शिक्षा में रहेंगे, अपनी कमाई वर्षों बाद शुरू करेंगे। सही बात है, 20 साल बाद। क्योंकि पहले क्या होता था, पहले तो बचपन से ही कमाना शुरू कर देते थे, क्योंकि इतना ज्यादा रिसोर्सेज नहीं थे पेरेंट्स के पास कि वो आपको कमा के खिला पाए। तो बचपन में ही कमाना शुरू कर देते थे। फिर वो एक लेबर बना था ना, कुछ लेबर क्या था वो, कि 14 साल से कम बच्चे से आप काम नहीं करवा सकते, मजदूरी नहीं करवा सकते। भूल रही हूँ मैं उस एक्ट को। था वो, कंपनी लॉ में है, इसमें कॉमर्स में है, कंपनी लॉ में, बट अभी मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली कि 14 साल से कम बच्चे से आप काम नहीं करवा सकते हो, 14 साल से भी 18 साल, ऐसा कुछ है उसमें क्राइटेरिया। ये तो हम पर टॉन्ट मस्त रहा है। हाँ, तो मतलब ऐसे निमोनिक बना लो इसका। मैम अल्फा जनरेशन के लोग मोबाइल से ही स्टडी करके आईएएस बन रहे हैं। हाँ जी, ठीक है। तो देखो, समझदार पीढ़ी है, शिक्षा में रहेंगे, अपनी कमाई वर्षों बाद शुरू करेंगे, ये तो सही बात है एग्जैक्टली। इसलिए अपने पूर्ववर्तियों जैन जैन जनरेशन जी, जनरेशन वाई की तुलना में अपने माता पिता के साथ घर पर देर से रहेंगे। ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ रहेंगे घर पर, इसलिए माता पिता की भूमि लंबी आयु तक होगी इसमें। ठीक है, यही है इसमें, खास नहीं और कुछ। ओके, बाकी इंग्लिश में भी देख लेना है इसको, सेम ही बात है, मीनिंग तो सेम ही जाना है, चाहे इंग्लिश में पढ़ो चाहे हिंदी में पढ़ो। आज ना थोड़ा सा क्लास 5 मिनट ऊपर कर लेते हैं, क्योंकि क्लास लेट ज्वाइन की है आप लोगों ने। ओके, अब देखो, आप लोगों ने तो क्या टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से, वैसे हो गया हमारा कंप्लीट, वेट, हाँ हो गया, हो गया, कोई नहीं, छोड़ देती हूँ आपको टाइम में। With the increase in screen and technology, there is no doubt that the generation alpha will feel the influence their schooling. अब उनको कोई डाउट नहीं है भाई, कुछ भी अगर मान लो डाउट आ जाएगा, गूगल कर लेंगे मैम हम, ठीक है, गूगल कर लेंगे हम। तो ये इसका निमोनिक बना लो कि इस जो पीढ़ी के लोग थे या फिर इस समूह के जो लोग थे, उनके पास ज्यादा डाउट नहीं था। अब देखो, जनरेशन अल्फा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखोगे, अगर इसके हम फीचर्स या फिर करेक्टरिस्टिक की बात करें, लॉजिकल, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव बहुत बार बता चुके हैं आपको। ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है आपका, स्ट्रक्चर्ड होता है। क्लियर है, सेल्फ अवेयरनेस, पता है भाई हमें क्या करना है, हमें आनंद करना है, हमें सोना है, हमें पढ़ना है, हमें पता है, ठीक है, हम समझदार हैं। सेल्फ अवेयरनेस, लो जी। तो ये होती है जी आपकी जनरेशन समाप्त यहाँ पे ही। तो जो आपने नोट्स बनाए हैं, नोट्स कैसे बनाओगे, न्यू स्लाइड ले लूँ ना मैं एक बार, इसी में हो जाएगा। अब हम पेडागॉगी, एंड्रागॉगी और ह्यूटागॉगी करेंगे नेक्स्ट क्लास जो आपकी होगी ऐप पर, यूट्यूब पे, तो PYQs ही करेंगे।
लेबर लॉ में भी है मैम। बताना मुझे क्या एक्ट है उसका, लेबर लॉ में भी है अगर तो इसका बताना मुझे। कंपनी उसमें भी है, कंपनी लॉ में भी है। अब देखो कैसे बनाओगे आपने नोट्स, कैसे बनाओगे? यहाँ पे लिखोगे जैसे फॉर एग्जाम्पल पेन की भी ये लिखोगे आप, ग्रेटेस्ट जनरेशन जिसको जीआई भी बोला जाता है, साइलेंट जनरेशन, बेबी बूमर्स, जनरेशन एक्स, जनरेशन वाई, जी और अल्फा। ठीक है, अल्फा को यहाँ लिख लेते हैं, दिख नहीं रहा होगा, बस ऐसे करके बना देना। और जितने जितने फर्स्ट ऑफ ऑल तो इनके ईयर लिख लेना आप लोगों ने। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लिखोगे, ईयर लिखोगे। और फिर इसमें क्या क्या बोला था, देशभक्ति थे आपके, जो ग्रेटेस्ट थे, पेट्रोटिक थे, लॉयल थे, मोटिवेटेड थे, ग्रेट डिप्रेशन था, वर्ल्ड वॉर सेकंड था, ऐसे करके बस। और जो मैंने डिटरमाइन, डिसिप्लिन और रेजिलियंस बताया था वो लिखोगे यहाँ पर। क्लियर है? फिर साइलेंट में जाओगे, साइलेंट जनरेशन के लोग मेहनती बड़े थे बट चुपचाप रहते थे। क्लियर है? मेहनती तो थे बट चुपचाप रहते थे, इनका ये लिखोगे 1925 टू 1945। और जो मैंने 3-4 चीजें बताई आपको वो लिखोगे। बेबी बूमर्स में भी ऐसे करोगे क्योंकि जन्म दर, बर्थ रेट इंक्रीज हो चुका था, अर्थव्यवस्था में इसका प्रभाव पड़ा था, वो चीजें लिख लोगे। जनरेशन एक्स लिख लोगे, पहले तो अपने पेरेंट्स को लिखोगे यहाँ पर। ठीक है, अपने पेरेंट्स को लिखोगे, फिर यहाँ पे लिखोगे इंडिपेंडेंट थे, कॉन्फिडेंट थे। और जनरेशन एक्स इंडिपेंडेंट, स्केप्टिकल और फ्लेक्सिबल थे। कॉन्फिडेंट, स्केप्टिकल मीन्स थोड़ा डाउट भी रखते हैं आपके ऊपर, ये लिख लेना निमोनिक, हाँ भाई आप कुछ बनोगे नहीं बनोगे। स्केप्टिकल का मतलब डाउटफुल थे थोड़े से, फ्लेक्सिबल थे और मेंटेनिंग वर्क लाइफ बैलेंस की मीन्स अपने काम से मतलब रखते थे कि हाँ। और जनरेशन वाई अब आपसे स्टार्ट हो जाती है कहीं ना कहीं, जनरेशन जी भी आपसे स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, और अल्फा तो फिर अल्फा में तो हम जी रहे हैं 2024। क्लियर है? इस तरह से बनाओगे। एटीन 75 वाले कौन से थे? 18 कौन से वाले? वेट वेट वेट, ईयर दिए हुए ना इनके, 1875 वाले ये आ जाएंगे जी आपके इसमें, जनरेशन एक्स में आ जाएंगे आपके पेरेंट्स में, 1960 से लेकर 1980 के बीच में। बिटवीन 1960 एंड 1980s 80। एक मिनट क्या था? 80, 1875, 18। अच्छा ये तो 1980 से है ना, 1960 1980, वेट करो, चार्ट देखना पड़ेगा। 1901 से लेकर 1924। अच्छा ये तो है ही नहीं, दिया हुआ ही नहीं है 1875 वाला। यशवंत जी कहाँ घूम रहे हो आप? 1875 वाला तो दिया ही नहीं है। हम क्यों इस पे दिमाग खर्च करें जब ये दिया ही नहीं है हमें। मैम मैं, हाँ ठीक है, आगे मुझे अब 1875 वाला क्यों पढ़ना है? कम पड़ गया आपके पास एनटी वालों का सिलेबस जो इन्होंने दिया है, जो आप एक्स्ट्रा पढ़ने की ट्राई करने लगे? अब आया है क्या कभी 1875 वाला? 1900 से स्टार्ट किया है इन्होंने सारा, देख लो। 1900 से स्टार्ट किया और यही है जो एग्जाम में आता है, ग्रेटर साइलेंट, बेबी बूमर, जनरेशन एक्स, मिलेनियर, जनरेशन जी, जनरेशन अल्फा। अब 1875 का क्या करना आपने? तब तो फिर सारी पीढ़ियों को ही ना पढ़ लो आप आज ही। हाँ जी, हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क। और हमेशा मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, बहुत ज्यादा वास्ट, आपसे अपना ही सिलेबस कवर नहीं होना है, ये मैं बोल रही हूँ आप लोगों को। मीन्स 100% सिलेबस करने का मतलब ये नहीं कि आप नेट जेआरएफ क्वालिफाइड कर जाओगे। रिवीजन होना, पीवाई क्यूज लगाना इंपॉर्टेंट है। ओके, रिवीजन, पीवाई क्यूज लगाना, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करना इंपॉर्टेंट है। ऐसी बाल की खाल निकालते हैं ना ये जब क्वेश्चन पूछते हैं। पर मैम वो लोग भी हैवी इंटेलिजेंस थे। 18 तो हमसे पूछा ही नहीं जाएगा ना एनटीए में, तो क्या करोगे फिर उसको पढ़ के? अभी अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना है तो गूगल कर लेना, बट अभी तो हम एनटीए के हिसाब से चलेंगे ना, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड करना है हमें, हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, अब वही पढ़ेंगे ना जो पूछा जाएगा। अब मान लो आपने करनी है +2, ठीक है, और करनी है आपने आर्ट्स में, मैं दे दूं आपके पास कॉमर्स पढ़ने के लिए, पढ़ो जी आप इसको, हो जाएगी फिर ऐसे। जाना था दिल्ली, पहुंच गए मुंबई। मैम किया तो हमने सफर ही, घूमे फिरे मजे किया, पर वो भी तो देखो डेस्टिनेशन कहाँ थी, जाना कहाँ था, पहुंचे कहाँ फिर। हाँ जी, कर लो अपनी नेक्स्ट क्लास को ज्वाइन। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। कल आपकी छुट्टी है, रिवीजन कर लेना टीचिंग एप्टीट्यूड का, कम्युनिकेशन का भी रिवीजन कर लिया करो साथ के साथ। मंडे को मिलते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के पीवाई क्यूज के साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। नेक्स्ट क्लास ज्वाइन कर लो आप अपनी।
आज के लिए सॉरी, क्योंकि क्लास में टेक्निकल इश्यू था, उस वजह से हो नहीं पाई आज आपकी टाइम से। हाँ, हिस्ट्री के स्टूडेंट है ये, तभी तो हिस्ट्री में पढ़ो भाई, हिस्ट्री के स्टूडेंट हो तो हमें तो बख्शो अब। ओके जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टाटा, सी यू।